हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो आज हम ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। देखो, ज्वालामुखी से आप सभी वाकिफ हो, पढ़ते आ रहे हो, शुरू की क्लासों से पढ़ा है आपने। लेकिन अब हम बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ज्वालामुखी जो क्रिया है वो प्राचीन समय से ही होती आ रही है और मानव जब ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं देखता था तो इनसे भयभीत हो जाता था, क्योंकि उस समय मानव जो था उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। उनको पता नहीं था कि ये जो क्रियाएं हैं जो प्रकृति द्वारा होती है ये क्यों हो रही है, क्या वजह है इनके पीछे। धीरे धीरे मनुष्य ने इनकी खोज करना शुरू किया और जो प्राचीन समय में लोग इनकी, जैसे प्रकृति से कुछ लोग थे वो डरते भी थे, तो इनकी पूजा करने लगे थे। ज्वालामुखी है जैसे जापान के अंदर जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वहाँ इसकी पूजा करते हैं, ठीक है, डर की वजह से। तो ज्वालामुखी जो क्रिया है वो पृथ्वी के भूगर्भ से संबंधित है। अब जो पृथ्वी का भूगर्भ है उसकी बहुत कम जानकारी हमें प्राप्त है, क्योंकि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में क्या होता है, कैसे है, क्या चीज़ है, उसकी बहुत कम हमें जानकारी प्राप्त है। और जो जानकारी प्राप्त है वो तर्क और कल्पनाओं पे आधारित है, एकदम सटीक और वास्तविक जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। तो जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं जो ज्वालामुखी फटता है उसका कारण ये बताते हैं कि पृथ्वी अंदर से गर्म है। गर्म जब वो होती है, जो लावा है, कुछ गैसें वो बाहर निकलती है, और जो बाहर उन्हीं क्षेत्रों से निकलती है जहाँ पर जो पृथ्वी है इसकी जो परत है कमज़ोर है, क्योंकि ज्वालामुखी के लिए जो कमज़ोर परत है उसे तोड़ना आसान होता है। इसलिए जो कमज़ोर परत है उसको तोड़कर ज्वालामुखी पृथ्वी पे प्रकट होते हैं, ठीक है। एक तो बात यह हो गई कि जहाँ जो पृथ्वी है उसकी परत कमज़ोर है वहाँ पे ज्वालामुखी अधिक आते हैं। दूसरा, ज्वालामुखी और भूकंप का गहरा संबंध है। विद्वानों का यह कहना है कि जहाँ भूकंप आता है वहाँ ज्वालामुखी भी होते हैं, या जहाँ ज्वालामुखी है वहाँ भूकंप भी आते हैं। यह तर्क है, यानी दो चीज़ हो गई, जहाँ ज्वालामुखी है वहाँ भूकंप भी आएंगे और जहाँ भूकंप है वहाँ ज्वालामुखी भी आएंगे, ठीक। दूसरी ये हो गई कि पृथ्वी की जो परत कमज़ोर है वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट अधिक होते हैं। तो ये दो बात हो गई। उसके बाद अपवाद में आता है हमारा हिमालय, जो हिमालय क्षेत्र है वो अपवाद में आता है। तो अब वो अपवाद में कैसे आ रहा है? जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पे ये भूकंप बहुत अधिक आते हैं। भूकंप की दृष्टि से जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है हमारा वो बहुत अधिक डेंजर जोन में है, यहाँ सबसे अधिक भूकंप आते हैं। अब जैसे मैंने बताया था आपको, वेगनार का सिद्धांत भी पढ़ा है हमने, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनार का पढ़ा है। तो उसमें जैसे हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। अब जो टेथी सागर था, टेथी सागर के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि अंगारा लैंड या लोरेशिया जो दो भागों में बट गया था, जो पेंजिया, एक अंगारा लैंड था, दूसरा गोंडवाना लैंड था। जो अब भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग था। जो प्रायद्वीपीय भाग है वो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा, गति की उसने उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा और यूरेशियन प्लेट से टक्कर लगाई। टक्कर हुई तो बीच में क्या था? टेथी सागर था। टेथी सागर में वलन हुआ जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब जब मैंने कहा था आपको जो भारी प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है हल्की प्लेट के
अब जो इंडियन प्लेट थी, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, तो इसकी टक्कर हुई यूरेशियन प्लेट से, तो ये क्या अंदर धंस गई, ये यूरेशियन प्लेट है या यूरोपियन, ठीक है, और ये इंडो प्लेट है। अब इनका जो टक्कर हुई तो जो इंडो प्लेट थी ये देखो भारी थी, ये प्लेट भारी प्लेट थी, तो यूरेशियन या यूरोपियन प्लेट से जब ये टकराती है तो ये अंदर धंस जाती है और ये यूरोपियन प्लेट इसके ऊपर आ जाती है। अब देखो ज्वालामुखी क्रिया इस तरह से होती है कि जैसे ये इंडो प्लेट है, ये नीचे धंस गई यानी गहराई में चली गई, तो गहराई में क्या है, पृथ्वी क्या है, जो पृथ्वी है वो गर्म है। जैसे आपको बताया था मैंने 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, ये चीज आपको बताई थी मैंने। तो पृथ्वी क्या है, अंदर से बहुत अधिक गर्म है, तो जो प्लेट पृथ्वी के अंदर चली जाएगी, जो भारी प्लेट, वो गर्मी के कारण क्या है, वो पिघल जाएगी, फिर पिघल जाएगी तो उससे क्या है, वो मैग्मा बनता है, वो मैग्मा फिर लावे के रूप में बाहर आता है, ये प्रक्रिया रहती है ज्वालामुखी की। लेकिन हिमालय क्षेत्र में यह चीज नहीं है। विद्वानों का यह कहना है जो इंडियन प्लेट है वो जो अंदर धसी है वो इतनी गहराई तक नहीं धसी है, यानी इतनी गहराई में नहीं है कि वो पिघल सके, ठीक है, इतनी गहराई में प्रवेश नहीं की है इंडो प्लेट ने या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने कि वो पिघल जाए, इसलिए यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं है हिमालय क्षेत्र में। अगर ये जो इंडियन प्लेट थी या गहराई तक चली जाती, बहुत अधिक गहराई तक, तो यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती। तो जैसे भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ पर हमें कोई भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलता है, हालांकि जो प्राचीन समय था उस समय जरूर ज्वालामुखी थे। अब जैसे उदाहरण प्रायद्वीपीय भारत का देते हैं आपको, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब ये क्या है, ये पठारी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है। अब ये प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। अब ज्वालामुखी उद्गार भी दो तरह का होता है, एक तो भयंकर विस्फोटक होता है, बहुत अधिक विस्फोट के साथ ज्वालामुखी फटता है, एक तो विस्फोट के साथ ज्वालामुखी उद्गार होता है, दूसरा होता है दरारी उद्भेदन, ठीक है, दूसरा होता है दरारी उद्भेदन। जो विस्फोट के साथ होते हैं उन्हें केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी का जो उद्भेदन है वो दो तरीके से होता है, एक तो केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं जो बहुत अधिक भयंकर विस्फोट के साथ होते हैं, और दूसरा उद्भेदन होता है दरारी उद्भेदन, ठीक है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ है। अब दरारी उद्भेदन में क्या होता है कि एक दरार के द्वारा जो लावा होता है वो पृथ्वी पे आता है, धरातल पे आता है और फैल जाता है, विस्फोट नहीं करता है, ठीक है। एक दरार होती है उसके द्वारा एकदम शांत रूप से प्रकट होता है और फैल जाता है। तो ये ज्वालामुखी के बारे में कुछ मुख्य बातें थी। उसके अलावा देखो बोर्ड पे मैंने लिखा है ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया। अब ये देखो अलग अलग चीजें होती है। पहले देखते हैं ज्वालामुखी जो शब्द है इसका क्या अर्थ है।
ज्वालामुखी जो शब्द का अर्थ यही है, ज्वालामुखी यानी जिसके मुख से ज्वाला निकलती हो वो ज्वालामुखी है। उसके बाद इसको इंग्लिश में वेल्केनो कहते हैं, ठीक है। और जो ज्वालामुखी क्रिया उसे वेल्केनिज्म कहते हैं। वेल्केनिज्म। अब जो वेल्केनिज्म जो शब्द है वो देखो ये कहां से आया है, ये आया है रोम से। रोम के अग्नि देवता को वल्केन कहते हैं, ठीक है। तो जो रोम के जो अग्नि देवता है उन्हें वल्केन कहते हैं, वहां से ये वल्केनिज्म शब्द आया है, ठीक है। ये अग्नि के देवता है रोम के। अब देखो ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी होता है, अब जैसे कोई ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का तात्पर्य केवल ये जो ज्वालामुखी का मुख है इसी से है। ज्वालामुखी का मुख, या इसे देखो क्रेटर भी कहते हैं, क्रेटर कहते हैं इसे, ठीक है। अब ये मान लो ज्वालामुखी है ये, अब ये पाइप है, ज्वालामुखी पाइप है। ज्वालामुखी क्या है ये पृथ्वी से जुड़ा रहता है एक ज्वालामुखी पाइप के द्वारा। इस पाइप के द्वारा ही जो लावा है वो बाहर निकलता है पृथ्वी से। जो ज्वालामुखी का अर्थ केवल इसके मुख से है, जिसे क्रेटर भी कहते हैं। अगर क्रेटर का मुंह बहुत अधिक बड़ा हो जाए तो उसे कालडेरा कहते हैं, कालडेरा। अगर अब मुंह बड़ा कैसे हो जाता है, क्योंकि जो केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी है वो बहुत अधिक विस्फोट के साथ प्रकट होते हैं पृथ्वी पे। तो इतना अधिक विस्फोट होता है कि ये जो अपना इनका जो मुख है ये विस्फोट के कारण ये धस जाता है तो ये इसका आकार बहुत अधिक बड़ा हो जाता है, फिर उसे कालडेरा कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे है ज्वालामुखी क्रिया। उससे पहले जो ज्वालामुखी ये जो मुख है यहीं से वो गैसें है, लावा है, जो चट्टान के टुकड़े हैं, जलवाष्प में वो सारी निकलती है। उसके बाद ज्वालामुखी जो क्रिया है, ज्वालामुखी का उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों के बाहर प्रकट होने की प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। जो ज्वालामुखी के दौरान जब ज्वालामुखी फटता है उसके दौरान जो पदार्थ है वो बाहर निकलते हैं, उसे उस प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। अब जो ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है वो देखो दो तरह की होती है, एक तो अभ्यंतरिक होती है और दूसरी धरातल के नीचे होती है। देखो सबसे पहले आपको ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ बता देते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ। अब पदार्थ कौन से इसमें से, पहले देखो जल वाष्प, फिर इसमें चट्टान के टुकड़े, चट्टान के टुकड़े हो गए, फिर हो गई गैसें। अब गैसों में देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि जो गैसें हैं वो बाहर निकलती है। उसके बाद लावा भी यहाँ से निकलता है। तो जो अगर क्वेश्चन
पूछे आपको ये जो पदार्थ है ज्वालामुखी की प्रक्रिया के दौरान निकल रहे हैं, इनमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो हम कहेंगे जल वाष्प की। लगभग 80 से 90% ज्वालामुखी से यह जल वाष्प निकलती है, 80 से 90%। ठीक है। उसके बाद देखो ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं। जो ज्वालामुखी है उस क्रिया के दो रूप होते हैं। एक होते हैं अभियांत्रिक, ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं। देखो एक तो होता है अभियांत्रिक, दूसरा होता है बाह्य या धरातल, धरातल पर उत्पन्न। दो रूप होते हैं। अब जो अभ्यांतरिक है उसमें देखते हैं, अभ्यांतरिक का मतलब हो गया जो पृथ्वी के नीचे की। अब कई बार क्या होता है, जो ज्वालामुखी होता है वो बहुत अधिक विस्फोट के साथ नहीं फट पाता। जो विस्फोट होता है ज्वालामुखी में, जो गैसें होती है उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर जो गैसें हैं वो तीव्रता से प्रकट होती है, गैस का प्रेशर अच्छा बना हुआ है भूगर्भ में, तो बहुत अधिक विस्फोट के साथ प्रकट होती है। अगर गैसों का जो प्रेशर अधिक नहीं है, वो एक हल्का सा उद्गार होता है, तो उस दौरान क्या हुआ है, जो मैग्मा है वो लावा के रूप में पृथ्वी के धरातल पर प्रकट नहीं हो पाता है। तो मैग्मा क्या करता है, वो धरातल के नीचे ही जम जाता है, तो उसके जमने के कारण कई स्थलाकृतियां बन जाती है, तो उसे अभ्यांतरिक कहते हैं। इसमें देखो बैथोलिथ, फेकोलिथ। अभ्यांतरिक में बैथोलिथ, फेकोलिथ, डाइक और सील, ये आधी स्थलाकृतियां जो पृथ्वी के अंदर ही बन जाती है। अब देखो जो मैग्मा और लावा बोल रहा हूं मैं बार बार, जो मैग्मा होता है वो देखो पृथ्वी के अंदर ही होता है, उसको मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पे आ जाता है तब उसको लावा कहते हैं। अगर पृथ्वी के अंदर ही है, भूगर्भ में है, तो उसे मैग्मा कहेंगे। अगर मैग्मा बाहर धरातल पे आ जाते हैं तो उसे लावा कहते हैं। ये मैग्मा और लावा में फर्क है। उसके बाद देखो बाह्य क्रिया या धरातलीय के ऊपर जो प्रकट होते हैं उन्हें धरातलीय प्रवाह, गीजर और धुआंरे कहते हैं। गीजर और धुआंरे, तो ये दो रूपों में क्रिया होती है इसकी, अभ्यांतरिक और बाह्य क्रिया। अभ्यांतरिक क्रिया में बैथोलिथ, फेकोलिथ, डाइक और सील आदि आकृतियां बनती हैं, और बाह्य धरातल पर धरातलीय प्रवाह, गीजर और धुआंरे बनते हैं। और ये जो स्थलाकृतियां हैं इसका विस्तार से अध्ययन हम आगे लेंगे, आगे इनका विस्तार से अध्ययन है। देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्वालामुखी से निस्तृत पदार्थ, यानी ज्वालामुखी से कौन से पदार्थ हैं जो बाहर निकलते हैं और उन्हें क्या क्या कहते हैं। देखो ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उन्हें तीन भागों में बांट रखा है, तीन भागों में बांटा है ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पदार्थों को। ठीक है, पहले है गैस और जल वाष्प, सेकेंड है विखंडित पदार्थ, तीसरा है
लावा, 3 भागों में इसे बांटा है। गैस और जलवाष्प, गैस और जलवाष्प का मैंने आपको बता दिया है। जो जलवाष्प है वो 80 से 90% निकलती है। गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है, ये गैसें निकलती है। उसके बाद विखंडित पदार्थ है। विखंडित पदार्थ देखो, इसमें जो धूल के कण, राख आदि भी निकलते हैं और चट्टानों के जो बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े हैं वो भी निकलते हैं। अब इसमें जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, देखो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, टुकड़ों को बम कहते हैं, चट्टानों के टुकड़ों को बम कहते हैं। और कुछ जो टुकड़े होते हैं, जिन पदार्थों का आकार देखो मटर के दाने के समान होता है, ठीक है। तो कुछ पदार्थ होते हैं मटर के दाने के समान होते हैं, मटर के दाने के आकार के पदार्थों को देखो लेपिली कहते हैं, ठीक है। जो मटर के दाने के आकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें लेपिली कहते हैं। और बहुत बारीक जो कण होते हैं ज्वालामुखी धूल या राख कहलाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद देखो उद्गार में लावा आता है, ठीक है। अब देखो लावा है, अब लावा भी 2 तरह का होगा। इसमें लावा 2 तरीके का होता है। इसमें देखो पहला है पेठिक लावा या बेसिक लावा, सॉरी अम्ल प्रदान या एसिड लावा। पहला है अम्ल प्रदान या बेसिक लावा, ठीक है। सेकेंड है ये एसिड लावा है, अम्ल प्रदान या एसिड लावा। फिर सेकेंड है पेठिक लावा या बेसिक लावा। ये 2 तरह का लावा है जो निकलता है, लेकिन ये जो लावा है ये सिलिका की मात्रा के आधार पर इसका नाम है। सिलिका का मतलब मिट्टी से है। देखो जो अम्ल प्रदान लावा होता है उसका रंग पीला होता है, भार हल्का होता है और द्रव गाढ़ा होता है। रंग पीला होता है इसका, हल्का होता है और द्रव जो इसका होता है वो गाढ़ा होता है, द्रव गाढ़ा होता है। और जो पेठिक लावा होता है इसका रंग काला होता है, ये भारी होता है और शीघ्रता से फैल जाता है, शीघ्रता से फैल जाता है। तो ये लावा हो गया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ज्वालामुखी के अंग पढ़ेंगे और ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। इसमें अलग अलग भागों में बांटा हुआ है उद्गार के अनुसार, और उसमें जो विस्फोट होते हैं उसके अनुसार, जैसे उद्गार की अवधि के अनुसार अलग अलग भागों में बांट रखा है। उनका जो अध्ययन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप कोई भी अपना क्वेश्चन हो वो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।